बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज की डेवलपमेंट की बात करें तो उस पर यह मिसरा फिट आता है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और 15 मई को पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इस बल्दियाती इलेक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा का अगर नतीजा देखें तो उससे अब जो बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं, होमवर्क में कितना फर्क आया होगा। बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियती अरकान हैं, क्या वो खुश हैं या परेशानी का शिकार हैं, और बल्दियाती इलेक्शन में आइंदा अहदाफ क्या सेट होंगे, उससे पहले पहले तरक्याती मंसूबे कितने मुकम्मल होंगे। जब ये शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो तरक्याती मंसूबों में कौन सी रुकावट पेश आएगी, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में इलेक्शन हुए उसके नतीजे से तो खाइफ भी दिखाई देती थी, खौफजदा भी दिखाई देती थी, तो कयास आराई यही थी कि इसका शेड्यूल लेट हो जाएगा, ये अगले साल शायद होंगे। लेकिन अब जो शेड्यूल का ऐलान हो गया, इसके पीछे मंतिक क्या दिखाई देती है और क्या तैयारी पूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें ये आज के दिन तक, तो PTI फारिग है पंजाब से। कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि आप बल्दियाती इलेक्शन जीतेंगे। आपके अरकान असम्बली नाराज़, आपके अहदेदार नाराज़, आपसे ब्यूरोक्रेसी नाराज़, आपसे आपके हल्के की अवाम नाराज़, आपसे आपके अपने नाराज़। अब इन्होंने ऐलान तो कर दिया। इस ऐलान के बाद मेरी कम व बेश को 20 अरकान असम्बली से बात हुई। मैंने कहा भाई इलेक्शन आ गए, मई में तैयारी है। उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही कि ना मुशावरत हमसे की गई, ना हमसे पूछा गया, ना पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह बात की गई। अचानक ऐलान कर दिया गया है हम मई में इलेक्शन में तो चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में बेचने के लिए हमारे पास क्या होगा, इलेक्शन में किस बुनियाद पर जाएंगे। अब यासर मैं 2-3 डेवलपमेंट्स आपको एक बता दूँ। एक तो ब्रेकिंग कर आपको बता दूँ, कल चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एक अहम इजलास बुला लिया तमाम सियासी जमातों का जो मौजूद हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो है उनको भी बुला लिया गया है, ताकि यहाँ पर वो मसला ना हो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती बिल पर, बल्दियाती आर्टिकल जो भी लिए लेके आए उस पर ये मामला ना हो। कल मेरी इत्तला ये है कि परवेज़ लाई साहब चूँकि मास्टर हैं और परवेज़ लाई साहब को पता है कि मैंने किस तरह क्या करना है, कल परवेज़ लाई साहब ने तमाम उनको बुलाया है, जमातों के जो पार्लिमानी लीडर हैं उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद जुमे को इजलास है और मेरा ख्याल है कि मेरी इत्तला भी यही है कि इस इजलास में ये इस बिल को पास कर लिया जाएगा। इस बिल को पास करने के बाद मुतफ़िक़ा तौर पे वो चाहते हैं कि ये मुतफ़िक़ा तौर पे पास हो जाए। इसमें अगर कोई शिकें कोई ऐसी हैं जिस पे इतराज़ है वो दूर हो जाए, तो इसके लिए चौधरी परवेज़ लाई ने ज़िम्मेदारी ली। अब मैं आपको बताता हूँ अगली बात, इलेक्शन का क्यों ऐलान हुआ। याद है हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी परवेज़ लाई को ये फॉलो कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई की हिदायत या चौधरी परवेज़ लाई के मुताबिक काम करेंगे। चंद दिन पहले महमूद रशीद साहब की मुलाकात भी हुई चौधरी परवेज़ लाई साहब से। महमूद रशीद साहब खुद भी चूँकि बड़े एक मंजर सियासतदान भी हैं और उन्हें कारकुनों में रहने का पता है किस तरह करना। परवेज़ लाई साहब ने इन्हें मशवरा दिया है कि भाई आपको अगर पंजाब में इलेक्शन आपने पंजाब में करा के जीतना है तो फिर आपको महंगाई में कंट्रोल, तरक्याती काम, नौकरियाँ, ये सारे काम करने पड़ेंगे, गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी। मेरी इत्तला ये है कि मार्च से पहले, यानी फरवरी के एंड पे और मार्च के आगाज़ में, ये आप कह सकते हैं, ये फौरी तौर पर ये जो आज भी एक ऐलान हुआ है ना कि 5 पंजाब के बड़े शहरों में बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे, बेइंतहा तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे और बाकी मामला किए जाएंगे। और ये जो पीछे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बार बार लाहौर आए हैं, तो बल्दियात के हवाले से याद करें हमने कहा था कि मीटिंग होती नहीं है। जनूबी पंजाब से किसको बुलाया जाता रहा, जहांगीर तरीन से राब्ते फाइनल हो गए हैं। अब चौधरी परवेज़ लाई साहब जिस तरह कहेंगे, चले मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने इनको एक प्लान दे दिया है। उस प्लान के मुताबिक इनको बता दिया गया है कि अगर आपने कामयाब होना है तो इसके मुताबिक आप ये चीज़ें सस्ती करेंगे, इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जितनी मर्जी कोशिश करें आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो बनेगा कैसे? मिनी बजट एक तरफ से लाया गया, ऊपर से खान साहब ये कहते हैं कि अगले साल हम 8000 अरब का हदफ अबूर कर लेंगे। जब हदफ पे भी आपने निशाना रखा हुआ है, आप 6000 अरब पे भी खुशी की शादियाने बजा रहे हैं, तो फिर कमी कैसे आई? देखिए ये तो इनको करनी पड़ेगी, बल्दियाती इलेक्शन में जीतने के लिए यासर इनको ये सब कुछ करना पड़ेगा।
वो किस तरह करते हैं, उसके लिए प्लानिंग इनकी मुकम्मल है। आपको जो जो इनका प्रोग्राम है मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आज के सूरत हाल में कोई और सूरत है। मेरे पास इतलात है कि मई तक, जब तक इलेक्शन आएंगे, महंगाई में खासा फ़र्क आ चुका होगा। उस वक्त तक तरक्याती काम भी बेहतरीन हो चुके होंगे। उस वक्त तक इनकी तंजीम साजी भी मुकम्मल हो चुकी होगी। मेरे पास जो इतलात ये है। अब आगे अगर मई में इलेक्शन होते हैं तो फिर पीटीआई जो है उसको हक़ की जंग लड़नी होगी। और पीटीआई अगर पंजाब से खुदा ना खास्ता हार जाती है इस बल्दियाती इलेक्शन में, तो ये आने वाले इलेक्शन में बड़ा एक असर पड़ेगा। तो पीटीआई को मुझसे और आपसे ज़्यादा इस बात पे फिक्र होगी और इस पे वो काम भी कर रहे हैं। चले देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा के अहदाफ क्या सेट किए हैं, प्लानिंग क्या की गई है, हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है और इस ज़िमन में तंजीम साजी का अमल किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वज़ीर बल्दियात पंजाब मियां महमूदुर रशीद साहब ने। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मियां साहब, अगर देखा जाए बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान किया है, केपीके के नताइज आपके सामने हैं, मौजूदा महंगाई भी आपके सामने है, तो फिर वो कौन सी प्लानिंग होगी जिसके तहत आप बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे और सुरखरू हो जाएंगे? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात तो ऑलरेडी ड्यू थे और उनका इनेकाद होना ही था। और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें किसी किस्म का कोई इस तरह का खौफ लाहक नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ये इस साल जो है वो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का बजट दिया। 560 बिलियन रुपीस जो है वो हमारे पूरे पंजाब के तूल और में वो खर्च हो रहे हैं। मनसूबे बड़ी तेजी के साथ पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा 1 लाख से ज्यादा नौकरियां जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर थी, उनकी एडवर्टीजमेंट अखबारात के अंदर आ गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसके अंदर पीटीआई भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। हमारी नई तंजीमें जो हैं वो खड़ी हो रही हैं, जो आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर ये तंजीम साजी का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। पार्टी बड़ी तेजी के साथ अपना होमवर्क मुकम्मल कर रही है। हेड हंटिंग का अमल जारी है कि हम मुख्तलिफ इजलास के अंदर और मुख्तलिफ कारपोरेशनों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे किन किन अफराद को हमने मैदान में उतारना है, उसके लिए तेजी के साथ मीटिंग्स और सेशन और सलाह मशवरे जो है वो जारी हैं। तो हमें मियां साहब, पंजाब में इलेक्शन का आपने ऐलान कर दिया, 15 मई आपने डेट दे दी, शेड्यूल भी आ जाएगा। क्या पंजाब में इलेक्शन ईवीएम पे होगा? देखिए, हमने अपने एक्ट में तो ईवीएम की प्रोविजन रखी हुई है। अब इलेक्शन कमीशन से इसके ऊपर एक दफा मुज़ाकरात हो चुके हैं, दोबारा फिर मुज़ाकरात का दौर होगा गालबन 1 फरवरी को, कि हम उन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इंतखाबात के लिए, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गई है और उन्होंने ईवीएम के बारे में फैसला कर लिया है, हमारी भी ख्वाहिश है कि ईवीएम के ऊपर हो। अब ये इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर ये चीजें फाइनल होंगी कि ये ईवीएम पर होगा या ईवीएम पर नहीं हो सकेगा। अगर इलेक्शन कमीशन कहते हैं ईवीएम पर नहीं हो सकता, इस वक्त इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, तो फिर आप उसके लिए भी तैयार हैं? हर सूरत में इलेक्शन तैयार है। उसके लिए हम फिर आपस में मुशावरत करेंगे कि आया ईवीएम पे अगर नहीं हो सकता तो फिर कौन सा रास्ता इख्तियार किया। तो मियां साहब, पंजाब में जो इलेक्शन होंगे वो केपी तर्ज पर मरहलावार होंगे या कुली तौर पे एक ही वक्त में होंगे? देखें, ये तो जो इंतखाबात हैं, लॉर्ड मेयर के जो इंतखाब और जो नेबरहुड काउंसिल, विलेज काउंसिल का इंतखाब है, वो तो हमने ये प्रपोज किया है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो पंजाब असेंबली के है उसके अंदर डिबेट भी चल रही है कि ये एक ही दिन होंगे, लेकिन 2 मरहलों में इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि इसे 2 मराहल में किया जाए। पहले 4-5 डिवीजनों में हो जाए और उसके 1 माह बाद बकिया जो 4-5 डिवीजन रह जाएंगे उसमें इंतखाबात मुनक़िद हों। मियां साहब, सिंध के अंदर बड़ा शोर मच गया, अपोजिशन जमातों ने समेत तहरीक इंसाफ ने, वो उस बिल को नहीं मान रहे, वो उस उन कवानीन को नहीं मान रहे। तो पंजाब में क्या अपोजिशन जो है आपके बनाए हुए कवानीन जो हैं, जो आपका बनाया हुआ कानून है नया बल्दियाती कानून, उसको मान रही है? कल आपकी गालबन इस हवाले से स्पीकर साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई हुई है। देखिए, हमारी डेली आजकल एक लार्जर कमेटी बनी हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपोजिशन की ख्वाहिश थी कि हमारे कुछ मेंबरान का और डेरी बेंचों के कुछ मेंबरान का इसमें इजाफा कर दिया जाए। अब तक उसके 4 सेशन हो चुके हैं। आज भी कई घंटे की वहाँ डिबेट थी और जो
वो हमारा एक्ट असेंबली के अंदर पेश हुआ है। उसकी एक एक आर्टिकल के ऊपर डेलिब्रेशन हो रही हैं, इनपुट आ रहा है तमाम पार्टियों का। जितनी भी पार्टियों की पंजाब असेंबली के अंदर नुमाइंदगी है, वो सभी पार्टियां उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठकर हमारी कोशिश है कि हम कंसेंसस बिल लेके आए। अलबत्ता इसमें काफी हद तक जो तरामीम अपोजिशन की तरफ से आई थी, हमने अपने मुशावरत का अमल जारी रखा हुआ है। उसमें से ज्यादातर तरामीम हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर जो कल का इजलास है वो बड़ा अहम है। कल के इजलास के बाद हम इसको फाइनल फिर अपना इन हाउस ले जाएंगे और ट्रेडी बेंचेस हम बैठ के फैसला करेंगे कि किन तरामीम के साथ अपोजिशन को भी हमारे साथ इत्तफाक है और हम एक मुतफिका बिल लेके आए। कल शाम तक चीज बाजी हो जाए। मियां साहब, पंजाब में अगर देखा जाए पीटीआई के बाद सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो पीडीएम ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। अब मार्च के बाद अगर अब बाद की सूरत हाल देखें तो आपको ये नहीं लगता कि वो उस वक्त जब महंगाई का शोर मचा रही होगी सारी ऑपोजिशन, तो उनकी ये इलेक्शन कैंपेन भी हो जाएगी, फायदा उन्हें ज्यादा होगा? मेरा ख्याल है कि ये सब भाग जाएंगे अपने अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। ये लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च सब भूल जाएगा। अच्छा मियाँ साहब, मई से पहले रमज़ान शरीफ है, रमज़ान मुबारक का महीना है। हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, रमज़ान के महीने में अवाम को शिकायत तो रहती है ज़हीरा अंदोज़ी से, महंगाई से। तो ये 2-3 चैलेंज जो है आपके लिए एक बड़े खौफनाक चैलेंज है, किस तरह निपटेंगे और मौजूदा हालात में अवाम को किस तरह रिलीफ देंगे कि मई का इलेक्शन आप जीत सकें? देखिए, ये इलेक्शन तो बाहर सूरत होना है। इसमें वजीर आजम के बड़े वाज़ेह किस्म के इंस्ट्रक्शन है। वज़ीर आला पंजाब भी बड़ा क्लियर है इस पे कि इंतखाबात हमने जो है ना हर हाल में ये मुनक़िद करने हैं। इलेक्शन कमीशन से भी इस बारे में बात हुई है। अब ये कि इसको हम एक थ्रेट के तौर पे लें, मैं नहीं समझता। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारी जड़ें अवाम के अंदर है। ये महंगाई का जो एक बहुत ज्यादा जो शोर गौगा होता है, मेरा ये ख्याल है कि ये सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये ग्लोबल है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ये पंजाब के अंदर महंगाई नहीं है। एक तरफ अगर कुछ महंगाई बढ़ी है तो दूसरी तरफ लोगों को खास तौर पर हमारे जो रूरल एरियाज के अंदर जो इजनास की कीमतें हैं वो भी डबल हो गई हैं। गन्नम 1200-1300 से 2200-2300 पे पहुंच गई है। गन्ना 300-350 पे मन है। कपास 750-7,000 पे मन तक गई है। इसी तरह धान की कीमत है, आलू की कीमत है। तो देहातों के अंदर हमारे 70% जो लोग रह रहे हैं उनकी आमदन भी डबल हो गई है। इसी तरह से लेकिन मियां साहब, अगर देहातों में आमदन डबल हो गई है तो सफेद पोश जो तबका है, जो कारोबारी अफराद हैं या जो रोजगार से वाबस्ता हैं, उनकी आमदन में तो इजाफा नहीं हुआ। तो एक तरफ आप देहात पे फोकस करके शहरी आबादी से पीछे क्यों हट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। शहरी आबादी के अंदर भी मैं उसका भी एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। शहरी आबादी के अंदर जो कारोबारी तबका है उसको रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। जो दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, परचून वाले हैं, करियाना वाले हैं, सब ने अगर 5 रुपए कीमत बढ़ी है तो उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दी है। सब्जी वाला है, गोश्त वाला है, उनकी इनकम में तो इजाफा हो गया। कमी किधर से हुई है? सवाए कुछ सैलरीड पर्सन, जो भी वाइट कॉलर सैलरीड पर्सन, उनका मसला किसी हद तक है। लेकिन उसको आप कहें कि 100% लोगों का ये मसला है तो ये बिल्कुल गलत अंदाज। मियां साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त हो गई, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, उसके वो बेचारा आपको वोट क्यों देगा? वो किस तरह आपकी तरफ आएगा? उसको तो अगर 5 रुपए, आपने खुद इकरार किया है कि 5 रुपए चीज़ महंगी हुई तो 10 रुपए महंगी करके बेच दी गई। तो ये तो एक हुकूमत की नाकामी भी है, उसे कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरा जो तनख्वाहदार तबका है वो किधर जाए? देखें, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। इस साल भी 15% तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ी हैं। मैंने तो ये कहा कि एक तनख्वाहदार तबके के अलावा बाकी जितने तबके, मियां साहब, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, आपने सरकारी की तो बढ़ा दी, जो प्राइवेट है बेचारे वो किधर जाएंगे? देखें, जो मजदूर, रेडी बार, बाकी सारे लोग हैं, उनके सबकी सैलरी डबल हो गई। मजदूर 500 दिहाड़ी लेता था, आज वो 1000 रुपए ले रहा है। जो मिस्त्री और राज है वो 1200 ले रहा था, वो 2000 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। इसलिए सवाए सैलरीड पर्सन जिनकी तनख्वाहों में इजाफा मजीद होना चाहिए, उनके अलावा बाकी सारे तबके जो है ना वो अपने अपने जगह पर कंपनसेट हो रहे हैं। फिर हुकूमत ने जो ये ऐप, राशन ऐप जारी किया है, जिसमें 50,000 से कम आमदनी वाले लोगों को उनकी जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, आटा है, घी है, दालें हैं, उनके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं।
और वो अरबों रुपए की सब्सिडी है जो इन छोटे तबके के लिए कि जिनकी 50,000 से कम आमदनी है, ताकि उनके ऊपर बोझ कम पड़ सके। यानी सब्सिडी दी जा रही है, मुश्किलात इतनी नहीं है, मुश्किलात का हवा बना हुआ है। सियासी सूरत हाल पे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब क्या राय वो भी जरा मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर मियां महमूद रशीद साहब की तरफ पढ़ते हैं। मैंने कहा था फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, और ये जो 12-13 मेंबर कम हुए हैं, अगर इनको शौक है अदम एतमाद लाने का, तो ये 26 कम हो गए अदम एतमाद वाले दिन अपोजिशन के। मैंने कह दिया इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आती, कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे, ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। न 3.5 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी गुड्डी, न आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। तकरीर आप करते हैं, कर लें। मियां साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं 3.5 साल ना हम आपका कुछ बिगाड़ सके ना आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा अपोजिशन आपके साथ फ्रेंडली अपोजिशन रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा अपोजिशन के ऊपर जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, और हम समझते थे कि एहतसाब करके इनसे लूटी हुई दौलत वापस लेके आएंगे, लेकिन हमारा जो निज़ाम अदल है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो एक तरह की रुकावट बनी हुई है, और हमारी प्रोसिक्यूशन और बाकी यहाँ का निज़ाम मजमूई तौर पर वो इस तरह की जो हमारे ज़हन में था कि बड़ी तेजी के साथ ये जो मुकदमात बने हैं वो अपने पाया तकमील को पहुंचेंगे और उसके नतायज आएंगे, उसमें काफी तासीर हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर मायूसी और फ्रस्ट्रेशन भी हुई है। लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटे। इमरान खान को तो एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जो है ना लोगों ने वोट दिए थे। ये हमारा नारा था, है और आइंदा भी रहेगा कि वो लोग जिन्होंने लूट मार की है, अरबों के हिसाब से टीटियां लगी हैं जिनकी, वो उनके चेहरे तो लोगों के सामने आ गए हैं, लेकिन उनका अंजाम भी लोगों के सामने होना चाहिए। मियाँ साहब, आप कह रहे हैं इंजाम भी लोगों के सामने होगा, बिल्कुल होना चाहिए। जो जिसने भी ये किया है, आपके वजीर दाखिला हैं, आपकी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं ना 3.5 साल हम इनका कुछ बिगाड़ सके ना हमारा बिगाड़ सके। उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा कि अदालतों में ये मामला है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम इसलिए नहीं बिगाड़ सके कि यहाँ का सिस्टम जो है वो इस तरह की जो चीजें हैं, आइंदा पाकिस्तान में कभी इस तरह की बात हुई नहीं। ये लोग पकड़े जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों से उन्हें किसी न किसी जगह से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो सारी चीजें अंडर प्रोसेस। मियाँ साहब, आप जो कानून पास कराना चाहे, आप जो कराना चाहे करवा लेना, बेचारी अपोजिशन चीखें ही मार दी रह जाती है। तो इस पर भी कोई ऐसा कानून बना ले कि जिससे इंसाफ तो मिल सके। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा इंसाफ और क्या होगा। ये तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ से भी ऊपर वाली चीजें उनके साथ जो है ना उसका बर्ताव हो रहा है। किसी मजहब मुल्क के अंदर ये तस्वर किया जा सकता है अरबों रुपया जिन लोगों के अकाउंट्स के अंदर से निकला हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद है, गवाह मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, उसके बावजूद वो जुबानों पर यहाँ घूम फिर रहे हैं और जो है ना वो बड़के लगा रहे हैं और वो हीरो बने हुए हैं। लेकिन मियां साहब, अदालतें ये कहती हैं तफ्तीश कमजोर है, तो आप प्रोसिक्यूशन का निजाम फिर इतने अरसे में क्यों ना बेहतर कर सके? नहीं, उसके लिए कोशिश जारी है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। इस पूरे निजाम के अंदर बहुत सी इस्लाहात होने वाली हैं, वो रिफॉर्म्स का अमल साथ साथ जारी है, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। मियां साहब, 15 मई इलेक्शन डे या 15 मई को इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमसे तारीख के बारे में पूछा था। वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत के बाद और प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत के बाद हमने उन्हें 15 मई की तारीख का कहा है। अब फाइनल डेट अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अनाउंस होगी। अगर वो इस डेट के ऊपर मुत्तफक है तो फबिया, अगर वो 2-4 दिन पहले या बाद में भी कहेंगे तो इसके ऊपर हम इत्तफाक कर लेंगे। हमने एक डेट दे दी है कि ये जी 15 मई को हम तैयार हैं। यानी हुकूमत पंजाब की जानिब से सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन उसे 1 हफ्ता बाद या उसे 1 हफ्ता पहले की तारीख दे दे तो ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतरी की तरफ ही गामजन है। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस सियासी मंज़ामा किस नहज पे पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस होंगे अपोजिशन और हुकूमत को, इसी पर बात होगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि कारोबार भी लोगों का बढ़ चुका है, रोज़गार भी बढ़ चुका है और तनख्वाहें भी लोगों की डबल हो चुकी हैं। इस वक्त महंगाई कोई बड़ा इशू नहीं है और हम खौफज़दा नहीं है बल्दियाती इलेक्शन में जाने पर। तो इस हवाले से अपोजिशन की तैयारी क्या है? अपोजिशन किस हद तक खुद को मजबूत समझती है और किस हद तक वो मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर समझती है कि बल्दियाती इलेक्शन में वो उसका ठीक तरीके से मुकाबला कर पाएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शेख साहब, हमने सवाल किया कि अपोजिशन महंगाई मार्च करके बैठेगी, आधी इलेक्शन कैंपेन तो उनकी वहीं पे हो चुकी होगी जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी होगी, तो इसलिए ज्यादा फायदा तो अपोजिशन को होगा। तो हुकूमती हलकों से आवाज आती है कि उस वक्त महंगाई मार्च की तरफ तवज्जो कोई नहीं होगी, ये भाग के अपने हलकों में इलेक्शन के लिए चले जाएंगे। आप इस पे क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं पहली बात तो बुनियादी तौर पर आपसे अर्ज कर दूं कि आपने देखा होगा कि मैंने टॉक शोज पर जाना छोड़ दिया। वो उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यही है जो आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, जब एक शख्स मानने को तैयार ही नहीं है और झूठ इस इत्तेमाद से बोलते हैं कि बंदे को अपना सच जो है ना वो भी झूठ नजर आता है, तो इसलिए उसमें मान देने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मैं आपको गुजारिश करूँ, मान ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो एक आम आदमी के गुजर बसर का, और हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बेहतर है, तो फिर इतना इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है? ठीक है, लॉन्ग मार्च होगा, फिर उसको और बुनियाद दूसरी होगी वो महंगाई, और फिर आप देखिए ना उसमें लोग किस तरह अपना गुस्सा किस तरह निकालेंगे, और ये आपको पता चल जाएगा। वो उसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे से ज्यादा आप लोग समझते होंगे क्या इस वक्त हालात क्या है, आम आदमी क्या हालात है। आप निकल जाइए बाहर, लेके सड़क पे खड़े हो जाइए अपना कैमरा लेके और स्पीकर अपना माइक लेके खड़े हो जाइए। मेरे ख्याल में शायद आप जो गुफ्तगू आम आदमी करेगा वो आप अपनी ऑन एयर भी नहीं कर सकते, आपको उसमें वक्फा लेना पड़ेगा जिस किस्म की गुफ्तगू होती है। शेख साहब, इसमें जो इलेक्शन की बात है ना, मैं एक गुजारिश कर दूं, बस इलेक्शन की बात है मेरी अपनी, बुनियाद वही इलेक्शन था, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, बिल्कुल बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन होता है, इसमें कोई चीज दो राय नहीं है, लेकिन उस इलेक्शन में भी लोग अपना गुस्सा निकालेंगे, जिससे आपने देखा ना खैबर पख्तूनख्वा में कैसे लोगों ने अपना गुस्सा निकाला, और पंजाब में तो इससे बढ़ के गुस्सा निकलेगा ना। चले शेख साहब, हम अपोजिशन की हुकूमत की बात नहीं करते, आप कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, उसको साइड पे कर मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो अपने सच पे झूठ का गुमान होता है। चलिए इस पे आ जाते। शेख साहब, मियां साहब बल्दियाती इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? देखिए, मैं अक्सर और बेशतर ये बात कहता हूँ कि मैं अपने मुताबिक तो आप कहता हूँ कि अगर मेरी सांसें दुरुस्त रही या मेरी जिंदगी में साथ दिया तो मैं लाहौर चला जाऊँगा। अब मियां साहब का फैसला या उनके वालिदीन का फैसला, मेरा फैसला तो नहीं उसमें। मैं तो ऐसे ही हो गया तमक्कुइयां मार सकता हूँ ऐसे काम का नहीं, मैं ऐसा कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ जिसको कल को मैं मिसाल के तौर में आपको ये कह दूँ मियां साहब इस महीने आ रहे हैं, वो ना आए तो कम से कम मैं तो बड़ा शर्मिंदा होऊंगा जब आप मुझे कहेंगे और दोबारा आप फिर याद रखेंगे और मुझे बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, और फिर आप प्रोग्राम बना के मुझे फिर अपनी वो बात भी सुनाएंगे, तो मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा शेख साहब, चलें ये बता दें, पार्टी के अंदर मियां साहब की वापसी डिस्कस हो रही है, कब तक उस डिस्कस में क्या फैसला होने जा रहा है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप। वो वहाँ बैठ के भी पार्टी के साथ बिल्कुल इन टच है, बिल्कुल रास्ते में, सबके साथ रास्ते में, अपने वर्कर्स के साथ रास्ते में। और ये तो बुनियादी तौर पे ये सवाल हमारी जानिब से नहीं उठाया गया। जब आप मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ये मैं नहीं कह रहा, आप एक बहुत सीनियर एंकर हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं जाती तौर पर भी उनको जानता हूँ, उनका मैं अगले दिन ये तजिया सुन रहा था टीवी के ऊपर। वो फरमा रहे थे कि उन्होंने जाके मियां साहब से मुलाकात की और उनकी वो सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया, और सारा कुछ देखने के बाद फिर वो कह रहे थे कि वो इज नॉट इन गुड कंडीशन। अगर कोई शख्स फिरता है चलता है तो आप उसको गलत रंग दे देते हैं, हो सकता है उनके ना शेख साहब, गलत रंग की बात नहीं। आयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि मैं जाऊंगा और हो सकता है मेरे साथ वापस आ जाए। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे। नींदें हराम की हुई हैं इस मौजूदा हुकूमत की नवाज शरीफ की वापसी ने। तो ये पूछना है, PMLN के भी तो वर्कर होंगे ना, उन्हें भी तो मियां साहब की वापसी का इंतजार होगा। दो चीजें ना यार, सादिक साहब ने कहा जी मैं जाऊंगा और वापस जाऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कब जाऊंगा। अब फिर ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। बेटी ने अपने बाप के मतलब ये कहा कि वो आएंगे
और जरूर आएंगे। बात देखिए, उनकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल सच कह रही होगी वो, लेकिन तारीख तो आप नहीं दे सकते। तारीख तो देगा उनका मौलिक जो उनको देख रहा है। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता, ना कोई और कर सकता है। मतलब सबसे करीबी रिश्ता तो बेटी है ना। बेटी भी कोई एक डेड लाइन तो आपको नहीं दे सकती ना, जब तक वो ना कहें। और एक मैं आपको अर्ज करूं, मेरे ख्याल में हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरीज है। मियां साहब ऑलरेडी एक बड़े ही मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस उनका एक ऑपरेशन था जो 8 घंटे चला था, और उसमें उनको अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी थी। एक दफा तो उनकी नब्ज डूब गई थी, दोबारा रिवाइव किया था उन्होंने। तो ये सब कुछ आपके सामने है, तारीख आपके सामने है, और हालात आपके सामने हैं। फिर हम पता नहीं क्यों इस बात को करते हैं। अब देखे ना, उन्होंने अपना नायब तो मुकर्रर कर दिया, उनकी बेटी साहबजादी सियासत कर रही हैं, और माशाल्लाह ठीक है, क्राउड पुलर है, और बिल्कुल इस वक्त एक्सेप्ट किया लोगों ने उनको एज ए लीडर। और फिर उनके छोटे भाई हैं, वो इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सारी रहनुमाई तो बड़े भी सब सीधे उनकी। शेख साहब, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं जी सर, तो आप क्या समझते, मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और वो इलेक्शन के कवानीन जो मौजूदा हुकूमत ने बनाए हैं इसी पे लड़ेगी, या इन कवानीन के खिलाफ पहले जद्दोजहद करेगी? देखिए, अगर तो उससे पहले आप ये ध्यान में रखें, अगर उससे पहले हुकूमत टॉपल हो गई तो फिर उसके बाद तो जितने इन्होंने कानून बनाए हैं जो कि इस मुल्क और कौम के लिए दुरुस्त नहीं है, उनको अनडू कर दिया जाएगा। तो उसमें ये भी कानून आ जाएगा अनडू कर दे। नहीं शेख साहब, क्या तहरीके अदम एतमाद पे संजीदगी से गौर हो रहा है? मेरे ख्याल में आप ये बात किसी हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, अगर तहरीके अदम एतमाद पे हो रहा है गौर, आपने कहा उससे पहले हुकूमत जा सकती है, तहरीके अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत अगर कामयाब हो जाती है तो क्या हुकूमत मुस्लिम लीग नून करेगी या पीपल्स पार्टी करेगी? कोई भी करे, मैं ये नहीं, ये मसला हुकूमत करने का नहीं है। कोई भी करेगा, वो इतनी लंबी हुकूमत नहीं होगी। ये मैं ये अपने एक सियासी वर्कर की हिस्से से अपने आप को बता रहा हूँ, एनालिसिस के, वो हुकूमत ज़्यादा देर नहीं जाएगी। वो हुकूमत होगी जो मैंने जो अनलाइक कानून है जो बने हुए हैं, जो इन्होंने किए हैं, जो इन्होंने ओवरलैप किया है, जिस किस्म के इन्होंने कानून बनाए हैं और बुलडोज किए हैं, वो सारे के सारे अनडू करके में इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा शेख साहब, हमारे ही प्रोग्राम में राना तनवीर हुसैन ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ये हुकूमत जाती है तो वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं लेगी, हमें वो फ़ायदेमंद दिखाई नहीं देती। क्या ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या ये पार्टी मौक़िफ़ है? ये उनका नहीं, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। देखिए, मैं मेरी गुजारिश सुन, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई अपना हतमी फैसला दे दूँ कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं लेगी या पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं लेगी या JUI हुकूमत नहीं लेगी। ये मैं कह ही नहीं सकता। ये तो बड़े बैठेंगे, बैठक होगी, वो फैसला करेंगे कि किसने हुकूमत लेनी है, किसने नहीं लेनी। और मैंने आपको अर्ज किया कि ये हुकूमत मायने नहीं रखेगी, वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। उसके लिए आपको नए इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे, और इलेक्शन के बाद आप जो हुकूमत बनेगी वो आप देखिए वो किसकी बनती है, नून लीग की बनती है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। शेख साहब, आप भी बड़े पुराने सियासतदान हैं और आपने उन हलकों में वैसा इलेक्शन लड़ा है जो नामुमकिन था, उसको मुमकिन बनाया आपने। तो आप मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो क्या अगर आप मुतवक्को आपको ये है कि ये अदम एतमाद कामयाब हो सकती है तो फिर बल्दियाती इलेक्शन की बजाय आप कौमी इलेक्शन की तैयारी में हैं? मैंने तो आपको गुजारिश कर दी है, मैंने तो आपको बड़ी खुल के आपको बयान कर दिया कि मेरी नज़र में हुकूमत अगर टॉपल होती है तो उसके बाद वो जो हुकूमत आएगी वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। उसमें आप चाहे पहले अपने जनरल इलेक्शन करवा लीजिए, आप चाहे उसमें बल्दियाती इलेक्शन करवा लीजिए, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा कि जितना जो कुछ इन्होंने किया है, जो तो आपके सामने है ना, क्या कुछ नहीं किया। स्टेट बैंक को पकड़ के उठा के भेज दिया और फिर दलीलें ये दी जा रही हैं। आप अंदाजा कीजिए कि वो शख्स दलाइल पेश कर रहा है जिस शख्स ने अपने ही बैंक में फ्रॉड किया और नैब उसको चार्ज करी, नैब में उसको चार्ज किया, आपने उसको पकड़ के सेनेटर बना दिया। मजाक तो आपने बना दिया, सारा मुल्क का मजाक बना दिया यार। आपने मतलब स्टेट मिनिस्टर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वो है जो नैब ज़दा है,
जिसपे एक चार्ज है फ्रॉड का, आपने उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। ये मजाक कर रहे हैं आप, बस नॉन सीरियस एटीट्यूड है। हुकूमत वक्त ने मुल्क के साथ मजाक किया है, कवानीन के साथ मजाक किया है, और अपोजिशन ये समझती है कि ये हुकूमत वक्त से पहले ही घर चली जाएगी। जो नई हुकूमत आएगी फिर ये उसका फैसला होगा कि वो जनरल इलेक्शन करवाए या बल्दियाती इलेक्शन। बहुत शुक्रिया शेख रुहेल असगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी इशूज़ पे बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सानह मरी पे बात करेंगे जिसकी तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब हुई और उसी तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में बेशतर अफसरान को उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया, बेशतर अफसरान को तब्दील कर दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि बेशतर महकमे ऐसे थे जो गफलत बरतते रहे, बेशतर अफसरान ऐसे थे जो इंतज़ामी उमूर सर अंजाम देने की बजाय व्हाट्सएप मैसेजेस पर ही एक दूसरे को तसल्लियाँ देते रहे। तो इस तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में किए गए फैसलों पर वज़ीर आला पंजाब सर उस्मान खान बुज़दार का क्या मौक़िफ़ है, वो ज़रा जान लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका हुकाम अपने फ़राइज़ और रिस्क का इदराक करने से कासिर रहे। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी AC मरी को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। CPO रावलपिंडी ASP मरी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के स्पुर्द। इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। कौम से साने मरी की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था और मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। राना साहब, अगर देखा जाए एक तरफ कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, AC मरी, इन सबको मुअत्तल कर दिया गया। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में अगर हम देखें तो कमिश्नर रावलपिंडी AC रावलपिंडी के गुण गाते रहे। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बेहतरीन काम किया, उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजा जाए। तो ये तहकीकाती रिपोर्ट जो मुरतब हुई है, ये किस हद तक वैलिड या मुस्तनद है? देखिए यासर, पहले तो मेरा एक सवाल है ना, क्या इस पर इन सरकारी अफसरान को ही मुअत्तल होना चाहिए था? क्या इस पर हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार को मुअत्तल नहीं होना चाहिए था? हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था? जनाब वज़ीर आला साहब, आपने तकरीर फरमा दी, आपने वो 3 मिनट का खिताब फरमा दिया, वो एक किन किन को मुअत्तल करना है, तो आपने क्या ज़िम्मेदारी ली? क्या वज़ीर आला पंजाब की ज़िम्मेदारी कुछ नहीं थी? क्या इस पर दीगर वज़रा की ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या वहाँ के MP MNA, वहाँ से मिनिस्टर, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या कुछ भी नहीं किया? मज़े वाली बात यह है यासर, इस रिपोर्ट में से कुछ लोगों को बचा लिया गया और कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। ये सेम वही हुआ। मज़ेद बात है, मैं हंस रहा था कि 2 हफ्ते हुए तैनाती हुए वहाँ पे CPO की, कैनी साहब की। CPO पुलिस जो है रावलपिंडी जो है, कैनी साहब, इनको 2 हफ्ते पहले वहाँ पे तैनात होते हैं। इनकी तैनाती के फौरी बाद मरी को जानने वाले ASP को तब्दील कर दिया जाता है, इनसे पूछे बगैर। उसके फौरी बाद पिंडी के जितने SP हैं, जितना प्राण है, सबको तब्दील करके इस्लामाबाद भेज दिया जाता है कि इस्लामाबाद में इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद वो शख्स, इस पुलिस का क्या काम है मुझे बताएं ज़रा। वहाँ पर अगर महकमा मौसमियात ने कोई काम करना है तो पुलिस ने करवाना है। अगर वहाँ पर रोड वालों ने कुछ काम करना है तो क्या पुलिस ने करवाना है? वहाँ पे क्रेन जाने हैं तो क्या पुलिस ने डंडे मार के लेके जाने हैं? भाई उनको भी कर दिया। DCO रावलपिंडी, उसका क्या मामला था? कमिश्नर, उसका क्या मामला? पहले तो ये देखें कि मामला था किनका। महकमे मौसमियात यासर, ज़रा उनकी रिपोर्ट ज़रा देखें ना। क्या उनकी रिपोर्ट थी कि इस कदर तूफ़ान होगा, इस कदर खौफनाक ये सब कुछ होगा? अगर नहीं थी, उन रिपोर्ट में मैंने जो देखा उसमें ये सारा कुछ नहीं था, तो महकमे मौसमियात का एक शख्स भी इसमें है? आप पूरी लिस्ट देख लेना ज़रा, उसमें है। आपने एक लंबी चोरी की। मुझे आज भी याद आ रहा है कि ये दरअसल ये हुकूमत का एक सबसे बड़ा जो फेलियर है ना, वो ये है कि इन पर जब अवामी प्रेशर आता है ना, तो ये फौरी तौर पर सरकारी कुर्बानियाँ दे देते हैं लोगों की। आपको याद है मीनार पाकिस्तान वाला सानिया? जी याद। उसमें पुलिस अफसरान की कुर्बानी दे दी। मैं एक पुलिस के हक में नहीं बोलता होता, लेकिन मैं दे दी। उसमें भी एक कियानी साहब को फारिग कर दिया। आहर कर पता चला जी वो सारा एक ड्रामा था, याद है ना? सब ने आ गया, बयानात आ गए। तो फिर अब भी ये सारा कुछ जो मामला जिनको करना चाहिए था, मुझे बताएं, वो जो मरी को डायरेक्ट कहां से कौन डील करता था? मरी को डायरेक्ट, मरी की इंतजामिया को
मरी के अंदर दीगर मामलात पर डायरेक्ट हदायत कहाँ से जाती थी? राणा साहब सवाल उनको क्यों नहीं मैं मेरा एक सवाल एक है ना, आपको बता दूं, मरी के अंदर सरकारी गेस्ट हाउस है, मरी के अंदर गवर्नर हाउस है, मरी के अंदर पंजाब हाउस है। वहां पर कौन ठहरा हुआ था? सरकारी गेस्ट हाउस क्यों नहीं खोले गए? उनको हदायत क्यों नहीं दी गई? पंजाब हाउस क्यों नहीं खोला गया मरी के अंदर? वहां पे हदायत क्यों नहीं की गई? उसका अमला कहां था? उनमें से किसी को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? आप वो होटल्स एसोसिएशन को अगर आप ले लें तो उसमें कुछ होटल्स ऐसे होंगे जिन्होंने ओवर चार्जिंग नहीं किया, लेकिन कुछ ने किया जिसका हवा उठा। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि वहां पे होटल्स हैं किस किस के, पूरी तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर उनका कहीं जिक्र नहीं है। तहमीना दौलताना नहीं जिक्र, परवेज हटक अजीज नहीं जिक्र, वहां पे अब्बासी साहब जो हैं, सदाकत अब्बासी साहब के ससुर का नहीं जिक्र, वहां पे फला नहीं जिक्र। आपने 6 दिन 7 दिन सोशल मीडिया पे रगड़ा लगा दिया, जनाब 500 का अंडा, 50,000 का होटल, फला। रिपोर्ट में क्यों नहीं है? अगर रिपोर्ट में नहीं है तो फिर आपने मरी को क्यों बदनाम किया? तरदीद कर देते ना। फिर अगर रिपोर्ट में नहीं है ये सारा कुछ, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया कि वहां के लोगों का रिज़्क भी आपने छीना, वहां के लोगों को तंग भी आपने किया, वहां पे आपने 4 5 6 10 दिन बंद भी सब कुछ करा दिया। अगर ये सब कुछ था तो फिर उन होटल वालों को क्यों नहीं पकड़ा? उन महंगी चीजें बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ा? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि नहीं था ना ये चीजें हैं। या सर, असल में बचाया गया है पंजाब की 2 बड़ी ब्यूरोक्रेट शख्सियात को, जिनकी हिदायत जाती थी, जिनकी हिदायत में सब कुछ होता था। अब उन लोगों को सजा दी गई है। मैं फिर बात पर बार कह रहा हूं, खुद आप लिखते हैं कि जनाब आपके सीपीओ साहब मरी बैठे हुए हैं, एक दिन पहले पहुंच गए हैं, वो खुद सारा कुछ कर रहे हैं, फिर उसको सजा क्यों दे रहे हैं? आप खुद लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर पिंडी बैठा है और पिंडी से वो सारा मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर क्यों सजा दे रहे हैं? आप सजा उसको क्यों नहीं दे रहे जिसने मशीन एक जगह पे 6 मशीनें लगा दी? आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है ना। आप उसको क्यों नहीं सजा दे रहे जो मुतलका वजीर था, जो वहां पर एक दिन भी नहीं पहुंचा? शेर रशीद पहुंचा, कोई शक नहीं है। आप क्या मैंने अगले दिन पहुंचे? शेर रशीद ने खुद कहा कि मैं पहुंचा, मैंने वहां पर जाके ये लोगों को संभाला। ये क्या वेल्डन जी, बड़ा अच्छा है, लेकिन मकामी जो बाकी लोग थे वो कहाँ थे? अब आप लिखते हैं तजावजात की बरमाल है। आपको पता है तजावजात किस वजह से है वहां पे यासर साहब? कि वहां पर कहा जाता है कि जनाब आपने मरी के अंदर कोई तामीर करवानी है, तहरीक इंसाफ की मुतलका लोगों को आप हुक्म करें, उनके जुम्मे काम लगाएं, उनके मर्जी के ठेकेदारों को ठेका दें और जो मर्जी तामीर करें। क्या ये नहीं हुआ? वहां पे हो रहा है ये सारा कुछ। तो जिन लोगों ने किया उनका नाम इसमें क्यों नहीं आ रहा तजावज़त कायम करने वालों में? वहां पे जो होटल एसोसिएशन थी, मैं एसोसिएशन नहीं कह सकता, जो तगड़े होटल वाले हैं, जो सियासतदान हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है जो ये प्रोपेगेंडा, फिर उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? अगर नहीं किया तो फिर हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए। वजाहत देना बनता था जब इतना बड़ा मामला उठा और उसमें होटल मालिकान के ऊपर भी बातें होने लगी। भाई लोग मरी जाना छोड़ के 6 दिन 10 दिन 12 दिन मरी के अंदर हू का आलम रहा ना। वहां पे जो लोग बेचारे चले, जो डाकू थे उनको तो पकड़ते, जो नहीं डाकू थे उनका रोजगार छीना, वो उसका कौन जिम्मेदार है? आप यहां तो तयन करते, अगर तयन नहीं किया तो इसका मतलब है कि फिर आपने जानबूझ के अपने ऊपर से उतारने के लिए यह सारा कुछ किया। हुकूमत पंजाब को देखना चाहिए कि जो तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की गई, वो मुरतब करने वालों ने किसको छूट दी, किसको एनआरओ दिया। ये एक किस्म का एनआरओ ही है कि कुछ लोगों को एनआरओ दे दिया गया और कुछ को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। इससे नहीं आती, इससे इंसाफ नहीं होता, इस पर सोचना होगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल पे। कोरोना वायरस फिर से तेज़ी के साथ फैल रहा है। नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी खासियत यह है कि वो तेज़ी के साथ फैलता है। बज़ाहिर यही कहा जाता है कि इसके असरात वैसे नहीं है जैसे दूसरे वेरिएंट के हुआ करते थे। इससे ज़ुकाम होता है, जिस्म में दर्द होती है, लेकिन आप ये देखिए कि बड़ी बड़ी शख्सियात फिर से इसकी जद में आ चुकी हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना इसकी जद में आ चुके हैं, हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर इसकी जद में आ चुके हैं, और भी बहुत सी नामवर शख्सियात हैं जो कोरोना वायरस की जद में हैं। तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के SOPs को लेकर क्या फिर से कोई पाबंदियाँ लगेगी, जल्द से जुलूसों पे पाबंदियां होंगी, या मुआशी सूरत हाल का मंजरनामा तब्दील हो पाएगा, या यूं ही जिंदगी रवा रहेगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कोविड को अगर लिया जाए, मौजूदा सूरत हाल को ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल करार नहीं दिया जा रहा जो आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, लेकिन मुआशी तौर पे NCOC या हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही?
मुझे समझ नहीं, आप किस तरह कहते हैं कि ये जो है इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा, या ये आम आदमी पे जिसको ये वार हो रहा है जिस पे कोरोना का, वो उसको इतना मुतासर नहीं कर रहा। असल मामला ये नहीं है यासर। अभी आपके सामने ना वो चीज़, हमारे सामने भी वो तेज़ी आनी नहीं शुरू हुई, अभी तेज़ी आई है ना। अब चूँकि इलाज एक दरियाफ्त हो चुका है, उस इलाज के मुताबिक हम मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई उनकी देखें। फिर वो लोग जो सांस के मर्ज के मुब्तला हैं, वो जो हार्ट पेशेंट है, वो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनके लिए कितना खौफनाक है। या सर बात यह है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब को हुआ कोरोना, चंद दिन पहले वो उससे बाहर निकले। शहबाज शरीफ साहब कोरोना का शिकार हो गए, वो तो कोई बड़े जलसों में नहीं जा रही है कि बड़े जलसे में गए हैं ना, वो जो एहतजाज किया पंजाब कौमी असम्बली के बाहर, उसमें थे ना, एक वही बड़ा इज्तिमा था। उनको कोरोना हो गया। जनाब वज़ीर ख़जाना जो है उनको शायद बददुआ लग गई या क्या हो गया, उनको भी कोरोना हो गया। उसके बाद आवाज़ राना तनवीर साहब जो है उनको भी कोरोना हो गया। अब इन सारे हालात में क्या हुकूमत और अपोजिशन, जब सब खुद उनके वो लोग जो बेइंतहा एहतियात करते हैं, वो लोग जिनका तरीक़ा ज़िंदगी जो है वो आम आदमी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उन लोगों को अगर कोरोना हो जाता है, वो कोरोना के शिकार हो जाते हैं, वो कोरोना के पेशेंट बन जाते हैं, तो आम आदमी आप अंदाज़ा लगाएं किस हालात में गुजरता होगा। मेरी इतला ये है कि आने वाले चंद दिनों में, जिस तरह आज इब्तदाई तौर पे कुछ पाबंदियाँ लगी हैं, कुछ इज्तिमात पे, कुछ शादी ब्याह के फंक्शंस पे कि कितनी तादाद होनी चाहिए, होटल्स के अंदर किस तरह जाना चाहिए, आज बसों में सफ़र करने वालों की तादाद कितनी कम कर दी गई है, ट्रेन में सफ़र करने वालों की तादाद कितनी कम कर दी गई है। इसी तरह आने वाले दिनों में अगले इजलास में मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म खबर बता रहा हूँ कि हर किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी लगने जा रही है। अब फ़र्ज़ ये है, अब फ़र्ज़ किसका बनता है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, राना तनवीर साहब इसका शिकार हो सकते हैं, तो मुझे बताएं इनके जलसे जुलूसों में जाने वाला आम शख्स इसका शिकार नहीं होगा क्या? आम वो शहरी, वो इनका सियासी कारकुन जो अपोजिशन का हुकूमत का हो, वो शिकार नहीं होगा? अपोजिशन ने भी जलसे जुलूस शुरू कर रखे हैं, रोज़ाना सिंध के अंदर हो रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, दोनों तरफ से सारा कुछ चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा है भी कोरोना वहाँ पे। पंजाब के अंदर भी ये सिलसिला शुरू होने लगा है। मैंने देखा कल जवेल लतीफ़ ने जुलूस निकाला हुआ था, यहाँ पे यही चलेगा। पंजाब में भी ये हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है। तो अब इन पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो सख्त तरीन इक़दाम अगले इजलास में होने जा रहे हैं यहाँ। और अगर वो इक़दाम ना भी होते, अब तो होने जा रहे हैं, तो क्या अपोजिशन जमातों को खुद नहीं चाहिए था? मेरे पास इतला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये राय पेश कर दी है। मैं ये आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, उन्होंने ये राय दे दी है कि जनाब मौजूदा हालात में, जब हालात इस कदर ख़राब हैं कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, हमें अपने इज्तिमात मार्च पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये नज़रसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया है। अब कुछ लोग तो कह रहे थे ये सियासी कोरोना हो गया, लेकिन सियासी कोरोना नहीं हुआ, वाकई उन्हें कोरोना हुआ है। और अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। वो पाकिस्तान में एक सियासत की अलामत भी है, और पाकिस्तान में एक सियासी जद्दोजहद का नाम भी है शहबाज शरीफ साहब। तो अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, अल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना को भी सेहत कामला अता फरमाए। अब मामला यह है कि उन्होंने कह दिया है अपनी नज़रसानी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अभी तक तो कोरोना पर यकीन नहीं करते, तो अगर उन्हें और मज़ीद कहा गया तो हो सकता है कि जो पाबंदी हुकूमत लगा रही है, अपोजिशन भी खुद से और हुकूमत भी खुद से इन पाबंदियों पर अमल शुरू कर दे। अपने तई सबको सोचना होगा, SOPs पर अमल दरामद करना या अपनी हिफाजत के लिए और दूसरों की हिफाजत के लिए, मुआशरे को बेहतरी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमें वो फैसले तो ज़रूर करना है, सोच विचार तो ज़रूर करनी है जिससे बेहतरी हो सके, किसी को कोई नुकसान ना पहुँच सके। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।